तो कल हम लोगों ने 238 तक चर्चा की थी, साक्ष्य का विलोपन करना या फिर किसी अपराधी को वैध दंड से प्रतीक्षादित करने के प्रयोजन से मिथ्या इत्तिला देना, इसके संबंध में बात हुई थी। इसी का विस्तार अगला है 239 क्या करता है? सेक्शन 39 और 40 जो पहले कहां शामिल था? सीआरपीसी में। ठीक है, जो मेरा ख्याल है कि अब 33-34 आदि हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 35 में वो आ गया जो पहले 41 में था सीआरपीसी में, तो डेफिनेटली 40 में वो आ गया होगा। ठीक है, सॉरी 34 में वो आ गया होगा जो 40 में था। ठीक है, ये 33 में वो आ गया होगा जो 39 में था। तो 39 और 40 सीआरपीसी एक बाध्यता के अधीन व्यक्तियों को करती थी कि कुछ दशाओं में, कौन सी दशाएं जो वहां सेक्शन 39 और 40 में उल्लिखित की गई थी, उन दशाओं में यू विल बी ड्यूटी बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन देंगे, इसके लिए आप ड्यूटी बाउंड थे। ठीक है, और अगर आप वहां ड्यूटी बाउंड होते हुए भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो लाइबिलिटी ये कहां क्रिएट होगी? तो लाइबिलिटी तो वही क्रिएट होगी जहां लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, और लाइबिलिटी कहां क्रिएट हो सकती? सबस्टेंटिव लॉ में, क्योंकि सारभूत विधि उसी को कहा जाता है जो अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता इसको उत्पन्न करता है या इसको समाप्त करता है या उसके विस्तार पर प्रभाव डालता है या अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता आदि की प्रकृति को परिवर्तित कर देता है। ऐसे कानून को ही सारभूत या सबस्टेंटिव लॉ ये नाम दिया जाता है। तो वॉट एवर हैज बीन राइट डाउन, जो कुछ 39 और 40 में लिखा, यदि उन लोगों द्वारा जो वहां दायित्व के अधीन थे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते वो लोग, तो फिर दायित्व यहां पैदा होगा। क्या कहता है? कहता है इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साक्ष्य लो। जो कोई ये जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उसे देने का साक्ष्य लोप करेगा। ठीक है, वह दोनों में से किसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, ठीक है, और 5,000 रुपए, और अच्छा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, 5,000 रुपए तक हो सकेगी या जुर्माना, इन दोनों में से कोई एक चीज उसे अवार्ड की जा सकती है। तो वहां जो कुछ लिखा है, कहां? 39-40 सीआरपीसी, यह संभवतः 33-34 बीएनएसएस, संभवतः अगर उसके लिए यहां प्रोविजन न हो तो सामंत की भाषा में वो सब कुछ अपूर्ण अधिकार को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वहां सिर्फ लिखा रहेगा कि आप इत्तिला देने के लिए आबद्ध रहेंगे, लेकिन जो बाध्यता वे सेक्शन आप पर उत्पन्न करेंगे, अगर उस बाध्यता का निर्वहन आप न करें तो किसी दायित्व के सृजन की बात इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, और जब इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी तो वो बात ऐसी ही रह जाएगी जिसका पालन हो तो ठीक, और अपालन भी हो जाए तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यह सेक्शन शामिल किया गया है। अब कहता किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना। ठीक है, वहां आपने
अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, ठीक है ना, वहां आप अपराधी के प्रति एक बचाव का भाव रखते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। 238 या 201 जो पहले था, अब 238, तो 238 में वैसी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि आप साक्ष्य का विलोपन कर रहे हैं या अपराधी को वैध दंड से बचाने के लिए मिथ्या इत्तिला दे रहे हैं, तो वहां आप कहीं ना कहीं अपराधी से हितबद्ध ये दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आप अपराधी में इंटरेस्टेड ये दिखाई देते हैं। और जो अगला सेक्शन आया 239, उसमें स्थिति यह आ रही है कि कानून ने आप पर विश्वास किया है, ठीक है, यू वर ड्यूटी बाउंड, और विश्वास न भी किया हो कानून ने, लेकिन आपके लिए कर्तव्य उत्पन्न किया है, ठीक है, तो उस कर्तव्य का निर्वहन आपको करना चाहिए। और अगर आपने उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो उसके लिए दायित्व का सृजन, ये 239 की विषय वस्तु है। अब आप कर्तव्य का सृजन जो किया गया उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन निर्वहन करने का दिखावा ये कर रहे हैं 240 में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मिथ्या इत्तिला दे रहे हैं, ठीक है। कहता है जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तिला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, यह जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जुर्माना या कारावास, इनमें से एक अवार्ड हो सकता है। और आपने किसी विशेष आशय से इत्तिला नहीं दी या मिथ्या इत्तिला दी, ऐसी दशा नहीं है, आशय कोई नहीं। और ऐसा तो अक्सर होता है, अक्सर लोगों में अपने को बहुत महान दिखाने की इच्छा होती है, और इसलिए अक्सर वो कि अरे होगा, जितने जो किया होगा किया होगा, और मिथ्या इत्तिला देते हैं, पता है कत्ल हुआ है, अननेसेसरी। क्या कहेंगे, अरे धोखे से लग गई। अब धोखे से लग गई मीनिंग देर भाई, ठीक है, या तो मामला 304 में पहुंच गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पहुंच गया, फिर भी मर्डर नहीं बचा, ठीक है। और यह भी हो सकता कि वो उतावले पर और उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु वहां पहुंच जाए, जबकि स्थिति उन्हें खूब ठीक पता है किसने गोली मार दी, सामने मारी है, यानी सीधे कत्ल है, लेकिन अन्य तरी मिथ्या इत्तिला देना। ऐसा भी नहीं है कि अपराधी को वही दंड से प्रतिच्छादित करना चाहते हो, ऐसा भी नहीं है, अनावश्यक बिना किसी कारण झूठ बोलना स्वभाव है, ठीक है। इस कारण तो ऐसे लोगों की दवाई, ठीक है, 240 के माध्यम से की गई है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए आपने मिथ्या इत्तिला नहीं दी, लेकिन मिथ्या इत्तिला दी है, ठीक है, लेकिन मिथ्या इत्तिला दी है आपने, जिसके बारे में आपका या तो ज्ञान था कि वो मिथ्या है, और या फिर आपका विश्वास था कि वो मिथ्या है। भले ही बाद में आपका विश्वास ही गलत सिद्ध हुआ है, पता यह लगा कि धोखे से भी जो तुमने कहा था वो वाकई सच ही कहा था, ठीक है ना। तो अभी रपट पड़े तो हर गंगा की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, और उस दशा में माना यही जाएगा कि भले ही जो कुछ आपने कहा वो सत्य ही था, लेकिन आपका विश्वास उस सत्य के संबंध में यह नहीं था कि वो सत्य है, इसलिए आप मिथ्या इत्तिला देने के ही दोषी माने जाएंगे, और आप 2 वर्ष की सजा या फिर कितना, यह जुर्माना, इससे दंडित किए जाएंगे। आगे कहता है स्पष्टीकरण, धारा 328
वो 238 होगा, ये धारा 238 और 239 में। और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं, ठीक है, यानी भारत के बाहर अगर निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराध आपने, ठीक है, किसी ने किए हैं, ठीक है, निम्नलिखित, क्योंकि यहां तो सूचना देने वाले के दायित्व का वर्णन यह हो रहा है, यहां अपराधी के दायित्व का वर्णन नहीं हो रहा है, यहां सूचना देने वाले के दायित्व का वर्णन यह हो रहा है। तो अगर किसी के द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित धाराओं के अंतर्गत अपराध किए जाने की सूचना आपको मिली है, भले ही वो अपराध भारत के बाहर किया गया है, तब भी आपका यह दायित्व है कि आप उसके संबंध में मिथ्या इत्तला न दें, ठीक है, और अगर आप विधि द्वारा आबद्ध हैं तो इत्तला दें, ठीक है ना। तो ये आपका 240। आगे हमने आपसे कहा था कि मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना ये एक बात है, और जो मौजूद है उसका विलोपन कर देना, उसे हटा देना, ये दूसरी बात है, ठीक है। और इसी का अग्रेतर प्रक्रम या फर्दर स्टेज यह हो सकती है कि आप ऐसे साक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो किसी न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि न्यायिक कार्यवाहियां साक्ष्य के आधार पर ही चलेंगी। तो अगर साक्ष्य को नष्ट करने के लिए दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग साक्ष्य ही नष्ट कर देंगे, फिर न्यायिक कार्यवाही का चलना असंभव हो जाएगा। तो पहले 204 और अब 241 कहता है, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। अभी कार्यवाही संस्थित नहीं है, वहां क्या कहा, अपराध के साक्ष्य का विलोपन। 238 में क्या कह रहा था, अपराध के साक्ष्य का विलोपन, मीनिंग देयर बाय 238 एक आवश्यक संबंध अपराध से रखती है, ठीक है ना। 238 का आवश्यक संबंध अपराध से, और इसलिए विधि का चेहरा वहां कठोर था। आपने देखा था 7 साल की सजा, मैक्सिमम जो सजा मिल सकती है उसका 1/4, ठीक है। यदि ऐसे मामले में साक्ष्य का विलोपन आपने किया है जिसमें सजा 10 साल से कम हो सकती है, तो जितनी मैक्सिमम मिल सकती है उसका 1/4 ये आपको मिलेगा। और अगर आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक की सजा का मामला है तो 3 साल, और मृत्युदंड, इससे दंडनीय अपराध था तो 7 वर्ष अगर साक्ष्य का विलोपन किया, ठीक है ना, अपराधी को वैध दंड से बचाने के आशय से। और मिथ्या साक्ष्य दिया, ये गढ़ा और उसे मृत्युदंड मिल गया, तब तो तुम्हारा काम ही हुआ रखा है, फिर तो हो सकता तुम भी मृत्युदंड ही पाओ। ये तो पीछे का मामला था, यहां गढ़ा नहीं, दिया नहीं, जो ऑलरेडी मौजूद था उसका विलोपन किया, और वो साक्ष्य आवश्यक रूप से अपराध से संबंधित था। लेकिन कार्यवाहियां ये सिर्फ आपराधिक तो नहीं है, ठीक है, अन्य प्रकार की कार्यवाहियां वो भी चल रही, और अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में भी निर्णय तो साक्ष्य के आधार पर ही आएंगे। तो साक्ष्य इस रूप में जो चीज दर्शित हो सकती है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या फिर दस्तावेजी साक्ष्य है, उसे अगर आप नष्ट कर रहे हो तो फिर आपको दंड मिलना ही चाहिए, ठीक है। अपराध के मामले में ज्यादा दंड और यहां कम दंड इसकी व्यवस्था होगी, उसका कारण ही है क्योंकि हमने आपसे
अनेकों बार बोला है कि शांति प्रगति की पहली जरूरत है। ठीक है, शांति के बिना किसी प्रगति की कल्पना यह हो ही नहीं सकती। और जो दंड की व्यवस्था है ये शांति कायम करने का प्रयास ही है, ये व्यवस्था को बनाने का प्रयास ही है। इसलिए अगर आप उस न्यूनतम स्थिति जो आवश्यक है आवश्यक प्रगति और उन्नति के लिए है, अगर उस न्यूनतम आवश्यकता है उसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपसे सर्वाधिक कठोरता से निपटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप न्यूनतम जो शर्त है, जो मिनिमम कंडीशन है, उसी का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपराधिक विधि इसलिए बनाई गई है कि नागरिकों में न्यूनतम नैतिकता यह बनी रहे, इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, ताकि कम से कम वो दूसरों की संपत्ति तो ना चुराएं, दूसरों को मारें तो नहीं, इतना तो ना करें, इतने तो ना गिरे, इसके लिए बनाई गई। और उन्होंने वो किया, और तुम उन्हें बचाने के आशय से साक्ष्य का विलोपन कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अत्यंत कठोरता से व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे तो 238 में कठोर व्यवहार है। अब अन्य प्रकार की कार्रवाई, चूंकि वो न्यूनतम बात से संबंधित नहीं है, संपत्ति इसे लेकर झगड़े होते ही हैं, लोग दूसरों की संपत्ति पर काबिज होने की वृत्ति और प्रवृत्ति रखते ही हैं। तो अगर अन्य प्रकार की कार्रवाइयां चल रही जिनमें अन्य बातों से संबंधित निर्णय लिए जाने हैं तो उन्हें भी चलना चाहिए और साक्ष्य के आधार पर निर्णित होना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों के न्याय निर्णयन हेतु जिस साक्ष्य की जरूरत है अगर उसे नष्ट किया गया है तो दंड के दृष्टिकोण से उस व्यक्ति जिसने अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया है और जिसने इस धारा में जिस कार्रवाई का जिक्र है उसे न्याय निर्णयन के लिए या न्याय निर्णयन तक पहुंचने के लिए आवश्यक साक्ष्य का, ठीक है, विलोपन या जिसने उसको नष्ट किया है, इन दोनों के दंड की मात्रा में, ठीक है, भिन्नता होनी ही चाहिए, यही न्याय की मांग है। तो वो भिन्नता आपको दिखाई देगी। अपराध के साक्ष्य का विलोपन ज्यादा कठोर था और ऐसा साक्ष्य जो किसी न्यायिक कार्रवाई में, ठीक है, किसी दावे या हक के समर्थन में या किसी दावे या हक पर न्याय निर्णय के लिए साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य किया जा सकता था, उसको नष्ट करना, ये थोड़े कम दंड से दंडित होने योग्य बात मानी जाएगी। और वही वर्णन यहां मिलेगा। कहता जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा, ये तो आपने छिपा ली या नष्ट कर दी। छिपाने में दोनों बातें आती हैं। हमें पता है कि अमुक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपके पास है और वो अमुक न्यायालय के समक्ष चल रहे मेरे दावे का समर्थन कर सकता है, ठीक है, या तुमने जो फर्जी दावा कर रखा है, ठीक है, उसका फर्जी होना निश्चित कर सकता है। हमें मालूम है तुम्हारे पास ऐसा एविडेंस और तुमने छुपा लिया, ये एक स्थिति हुई। हमें नहीं मालूम कि तुम्हारे पास ऐसा साक्ष्य है लेकिन तुमने छिपा लिया कि कहीं ये सर्च वारंट जारी करा देंगे, मिल जाएगा तो इसे छिपा दो। तो छिपाना तब भी हो सकता है जब मेरी जानकारी में है कि आपके पास अमुक चीज है, और छिपाना तब भी हो सकता है जब मेरी जानकारी में नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है। तो न्यायालय ने सर्च वारंट जारी किया, वहां कुछ नहीं मिला, बाद में किसी ढंग से वो साक्ष्य प्रकाश में आ गए,
ठीक है। और पता यह लगा कि जिस दिन सर्च वारंट जारी हुए थे उस दिन तुम ही ने छिपाए थे। ठीक है, तो सर्च वारंट तो इसीलिए जारी होता है ना क्योंकि जानकारी में नहीं है कि अमुक चीज वहां मिल जाएगी। हम लोगों ने सर्च वारंट पढ़े थे बीएनएस में, तो दोनों तरीके के थे। न्यायालय मेंशन कर सकता था कि अमुक चीज की तलाशी के लिए सर्च होगी और न्यायालय जनरल सर्च लिए जाने का आदेश भी दे सकता था। तो जनरल सर्च इसी, ठीक है, पर्टिकुलर चीज के लिए सर्च और जनरल सर्च। उन्होंने कहा पुलिस का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, क्या है? जनरल सर्च है और उसमें आप चीजें छिपाएंगे तो यहां दोषी हो सकते हैं। कहता जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्रवाई में, जैसे इनकम टैक्स में छापा पड़ा, आपने सब छुपा लिया, तो टैक्स असेसमेंट तो तुम पर होगा ही जब हम पकड़ लेंगे। ठीक है ना, टैक्स असेसमेंट तो होगा ही होगा, टैक्स तो वसूलेंगे ही। ये जो छिपाया इसकी भी दवाई तुम्हें मिलेगी। ठीक है ना, 241 में छिपाया कैसे? ठीक है ना, और वो क्या है? कार्यवाही है। ठीक है, न्यायालय के समक्ष नहीं चल रही है। तो कहता है जो जिसे किसी न्यायालय में ऐसी कार्यवाही में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधि पूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधि पूर्वक विवश किया जा सके या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग किए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधि पूर्वक सम्मानित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात, यानी आपको सम्मानित कर दिया गया कि अमुक चीज लेकर आई है और आपने नष्ट कर दी, आपको सम्मानित किया ही ना जा सके इसके लिए पहले नष्ट कर दी। ठीक है ना, कहता है पूर्वोक्त न्यायालय लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से। ठीक है, आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये दस्तावेज साक्ष्य के रूप में लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जिसकी पदीय हैसियत में, ठीक है, जिसके समक्ष कोई कार्रवाई चल रही उसमें साक्ष्य के रूप में हमसे मांगा जा सकता है, तो पहले नष्ट कर दिया। या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधि पूर्वक सम्मानित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात कोई स्थिति है ऐसी संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जो पढ़ा ना जा सके, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जो 5,000 रुपए, ठीक है, या और विद फाइन, ठीक है, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना यह इस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। ठीक है, जिसने साक्ष्य को नष्ट किया है। आगे कहता है वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। आप वाद या कार्यवाही में स्वीकृति करने के प्रयोजन से, संस्वीकृति करने के प्रयोजन से या किसी आदेशिका को जारी करने के प्रयोजन से या प्रतिभू के तौर पर, फर्जी जमानती के तौर पर न्यायालय के समक्ष अगर उपस्थित होते हैं तो आपको 242 इसमें दंडित किया जाएगा। और यह खूब होता है, खूब। ठीक है, बिजली चोरी खुद कर रहा है, अब क्या किया? बिजली चोरी खुद कर रहा है, उसके बाद अपने कर्मचारी को अदालत भेज दिया, क्योंकि वहां अगर गए 4 लोग मिलेंगे कि साहब तुम भी बिजली चोरी करते हो, थोड़ी शर्म लगती है। और आपके रूप में उसने वहां खड़े होकर कन्फेस कर लिया कि यस हम बिजली चोरी करते हुए पकड़ गए, क्योंकि बिजली चोरी में है ही है कि आप पर, ठीक है, जुर्माना उर्माना लगता है, शमन शुल्क वगैरह लगता है, वो दे दीजिए आप, मामला खत्म। ठीक है, तो आपने संस्वीकृत किया क्योंकि आप खुद को बचाना चाहते थे। ठीक है, आप स्वीकृति करने के लिए अपने किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं या आप प्रतिभू के तौर पर, किसी के जमानती के तौर पर
आप मिस्टर ए के प्रॉपर्टी के कागजात लेकर बी होते हुए ए के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इनफैक्ट आप बी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के कागजात ए के हैं, इसलिए आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ए हैं। ठीक है, और बी होते हुए ए के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उनका जो होगा सो होगा जिनके लिए आप आए हो। लेकिन आप आए हो तो आपको भी इलाज मिलेगा, आपका भी इलाज किया जाएगा। कह रहा है जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा, जिसका किया वो तो जाएंगे ही मिस्टर, जिनका किया, ठीक है, अगर वो दोषी होंगे तो जाएंगे। हम अपने घर पे बैठे हुए तुम हमारा कर रहे हो तो बात ही अलग है, ठीक है, लेकिन अगर वो दोषी होंगे तो उनका अलग मामला चलेगा। लेकिन आप जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति करेगा, वाद या आपराधिक अभियोजन दोनों में उसने कहा है, कोई स्वीकृति करेगा या कथन करेगा। 313 में आ गए, अभियुक्त की परीक्षा, ठीक है, खड़े हैं, उसकी ओर से उत्तर दे रहे हैं, आरोप की विरचना, उस समय खड़े हो गए आके, ठीक है, तो कहता है कि वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा या दावे की संस्वीकृति करेगा या कोई आदेशिका निकलवाएगा। न्यायालय कहता है कि उन्हें उपस्थित करो, तब वारंट करेंगे, तब ऐसे ही करेंगे। आप आदेशिका निकलवाने के प्रयोजन से खड़े हो गए, या आदेशिका निकलवाएगा, या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा, या कोई भी अन्य कार्य करेगा। सब कुछ इसमें आ गया। कहता है या कोई भी अन्य कार्य करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कचहरी में खूब होता है, ठीक है। वहां क्या करते हैं, जो बाबू हैं कचहरी के, वो प्राइवेट लोग रख लेते हैं, ठीक है, और वो बाबू बनकर, ठीक है, ऑर्डर शीट लिख रहे हैं बेटे, ठीक है, ऑर्डर शीट छू रहे हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर रहे हैं, जो न्यायालय के आदेश से उसके कर्मचारी को करना चाहिए। उनके ऊपर भी यही सेक्शन आएगा, क्योंकि कोई अन्य कार्य करेगा, ठीक है ना, तो कोई अन्य कार्य में ये चीजें आएंगी और उनके ऊपर भी इस प्रकार की कार्यवाही होती है वहां, ठीक है, की भी जाती है। अब कहता है संपत्ति को समर्पण, ठीक है, ये लोक न्याय, इसके विरुद्ध जो अपराध किए जा सकते हैं वे इस चैप्टर में संग्रहित हुए हैं, यानी पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय, इसको संरक्षित और सुरक्षित होना ही चाहिए। और अगर लोक न्याय के विरुद्ध आप अपराध करेंगे, ठीक है, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध यही है कि आप साक्षी नष्ट कर रहे हैं, आप साक्ष्य का विलोपन कर रहे हैं, आप मिथ्या इत्तला दे रहे हैं, आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं, आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हैं, तो इससे आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसी को प्रभावित कर रहे हैं। अब आप क्या करना है, संपत्ति को समर्पण से, ठीक है, समर्पण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या छिपाना। आप जानते हैं कि हमारी अमुक संपत्ति को किसी न्यायालय द्वारा समर्पित किया जा सकता है, या निष्पादन में, निष्पादन यानी सिविल कोर्ट की डिग्री आपके विरुद्ध है और सिविल कोर्ट की डिग्री इसे सेटिस्फाई किए जाने के लिए, संतुष्ट किए जाने के लिए आपकी संपत्ति, इसे निष्पादन में लिया जा सकता है। तो पूर्व में ही आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो निष्पादन में ली ना जा सके, ठीक है, तो कपटपूर्ण अंतरण, ठीक है, ये एक प्रकार है टीपीए में। हालांकि कपटपूर्ण अंतरण वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो तो एक अंतरति को कपट वंचित करने के आशय से जब आप प्रतिफल रहित, ठीक है, ट्रांसफर किसी अन्य को करते हैं, ठीक है, तो जो प्रतिफल रहित
ट्रांसफर जिस अंतर्राष्ट्रीय के पक्ष में हुआ है, ठीक है, जो सिर्फ इस प्रतिफल अंतर्राष्ट्रीय को कपट वंचित करने के आशय से ही किया गया है, तो उसको कपटपूर्ण अंतरण कहते हैं, वो शून्य होता है। वो बल्कि शून्य नहीं बल्कि शून्य करणीय है, ठीक है, कपटपूर्ण अंतरण ये होता है ये। लेकिन एक कपटपूर्ण अंतरण का ही ये उदाहरण है। आप न्यायालय की प्रोसेस से बचने के लिए अगर ये सारी कार्यवाहियां करते हैं, ठीक है, तो आदेश 38 की व्यवस्था के मुताबिक सीपीसी जब हम लोग देखेंगे कि निर्णय पूर्व कुर्की और निर्णय पूर्व, ठीक है, आपका विक्रय और कुर्की, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और निर्णय के पश्चात आदेश के निष्पादन में ये भी सब हो सकता है। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को इस ढंग से डिस्पोज ऑफ किया कि संपत्ति के समर्पण का अगर आदेश न्यायालय द्वारा किया जाए तो आपकी संपत्ति मिलेगी ना, क्योंकि आप तो ट्रांसफर कर चुके हैं, तो वो सारे ट्रांसफर शून्य माने जाएंगे, ठीक है। वो तो अलग बात हुई, वो ट्रांसफर शून्य है, वो तो अलग बात हुई, लेकिन आपने ऐसा किया, इसके लिए वो तो दंड मिलेगा। वही कि आप पर जुर्माना लगा, ठीक है, और आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया, इसके लिए हम कारावास, ठीक है, ये देंगे और जुर्माना भी वसूलेंगे। जुर्माना वसूलेंगे, इसके एवज में हम आपको जुर्माना देने में जो आपने देरी की उसके लिए माफ कर देंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपको जुर्माना देना ही चाहिए था और आपने देने में व्यतिक्रम किया, इसलिए दंड मिलेगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा, दोनों काम होंगे। तो ऐसा ही है, आपने न्यायालय की प्रक्रिया से, ठीक है, न्यायालय की प्रक्रिया में संपत्ति को समर्पित होने से बचाने के लिए ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपने की वो तो ट्रांसफर नहीं ही मानी जाएगी, ठीक है, वो तो नहीं ही मानी जाएगी ट्रांसफर। लेकिन ये जो किया आपने, ये जो किया ट्रांसफर करने का काम, इसके लिए भी तो, ताकि आपको ये पता लगे कि आप जब अकरणीय करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, ये भी तो आपको पता लगना चाहिए। तो उसी लिए उसने कहा, जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें किसी हित को इस आशय से कपट पूर्वक हटाएगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा, उसने अंतरित किया, परिदत्त किया, लेकिन कपट पूर्वक नहीं किया, कपट पूर्वक नहीं किया, ठीक है, हमारी संपत्ति थी, समर्पण के लिए दायी थी, ठीक है, यानी अगर हम उसमें दंडित होते तो मेरी वो संपत्ति समर्पित हो सकती थी, मेरी संपत्ति थी, डिग्री के निष्पादन में हमसे ली जा सकती थी, लेकिन हम एक के देनदार थे, हमने उसे दे दी, ठीक है, हमने उसे ट्रांसफर कर दी उस लोन के बदले, ठीक है, तो हम इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं, क्योंकि कपट पूर्वक छिपाएगा। हमारा धोखा देने का आशय किसी को नहीं था, हमारा तो लोन चुकता करने का आशय था, ठीक है, कहते कपट पूर्वक हटाएगा या छिपाएगा, ठीक है, कपट पूर्वक। हमने खूब खुलेआम बेची अपनी संपत्ति, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम्हें न्यायालय और कानून में उपलब्ध उपायों का सहारा लेकर, ठीक है, हमें अपनी संपत्ति बेचने से रोकना चाहिए था, ठीक है, हम तो खुलेआम बेच रहे थे, हमने छिपाया तो नहीं, कपट पूर्वक नहीं, खूब खुलेआम बेची, तो भी यह सेक्शन लागू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फिर आपका भी दायित्व बनता है कि कानून में उपलब्ध जो उपाय हैं उनके माध्यम से हमें रोको। वो तो सीधे कहा, उसने कहा जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें किसी हित को इस आशय से कपट पूर्वक हटाएगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा, तो जरूरी कपट पूर्वक
ठीक है, ये आशय जरूरी हो गया ना। जब हम खुलेआम बेच रहे थे तो कपटपूर्वक कहां बेच रहे थे, ठीक है, या किसी को दे रहे थे लोन सेटिस्फाई करने के लिए, तो भी इस आशय से कि वो समर्पित ना हो, ये तो नहीं है। ठीक है, तो आशय हमेशा कानून में जरूरी है। कहता है किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा कि एतद द्वारा मीनिंग दर ऐसा करने से वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है, या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, समर्पण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना, या ऐसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल बाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या जिसके बारे में वो जानता है कि सिविल बाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करें। बस दोनों में से किसी बात के कारावास से केवल 3 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी आप कपटपूर्वक अपनी संपत्ति छिपाएं, ठीक है, या अंतरित करें, इसलिए कि कोई वाद या कार्यवाही है जिसमें वो संपत्ति समर्पित की जा सकती है, या सिविल न्यायालय की कोई डिग्री जिसके निष्पादन में वो संपत्ति ली जा सकती है, उसमें न ली जा सके, तब आप इस धारा के दोषी होंगे। ठीक है, भले ही आदेश हो चुका है या आदेश का होना संभाव्य है, इससे मतलब नहीं है। यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग और सूट तब भी यह हो सकता है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग और सूट तब भी यह हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, कहता संपत्ति पर उसके समर्पण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। हमें मालूम है कि मेरी अमुक संपत्ति है, ठीक है, निष्पादन में अभिग्रहित की जा सकती है या किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन समर्पित हो सकती है। हमने इनसे दावा करवा दिया, ठीक है, इनसे दावा करवा लिया अपनी संपत्ति पर, और इन्होंने जानबूझकर कपटपूर्वक, ठीक है, दावा किया है मेरी संपत्ति पर। ये जानते हैं मेरा कोई हित नहीं है इसमें, लेकिन कपटपूर्वक दावा किया है ताकि न्यायालय द्वारा डिग्री के निष्पादन में वो संपत्ति न ली जा सके, परमानेंट न ली जा सके, ऐसी बात नहीं कही उसने, न ली जा सके, बस उतना ही, फॉर द टाइमिंग। ठीक है, फिलहाल इन्होंने दावा कर दिया, और ये भी हम कर सकते हैं कि हम कुछ उसमें प्रतिरक्षा ही ना करें, ये जीत जाएं, ठीक है, संपत्ति इनके पास पहुंच गई, और बाद में ये कहें कि साहब जो है हमारी संपत्ति ली जा सकती थी, डिग्री के निष्पादन में हमारी संपत्ति समर्पित हो सकती थी, अब तो मेरी है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये बात साबित हो गई और ये पता लगा कि इन्होंने कपटपूर्वक दावा किया था, तो फिर ये इस धारा में दोषी हैं, और वो जो दावा था वो तो न्याय निर्णित हो गई उसी ढंग से जिस ढंग से उसे होना चाहिए, लेकिन आपने कपटपूर्वक दावा किया सिर्फ इस आधार पर, सिर्फ इसी कारण से आपको 244 में वर्णित दंड प्राप्त होगा। कहता है जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को यह जानते हुए कि ऐसी किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिग्रहित करेगा, प्राप्त करेगा या उस पर दावा करेगा। ठीक है, कपटपूर्वक प्रतिग्रहित करेगा। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इनकी थी, हमने इन्हें वापस कर दी, और इन्होंने कपटपूर्वक प्रतिग्रहित की, ये जान रही मेरी नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिग्रहित करेगा, ठीक है, प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रतिग्रहित करना यानी हमने दी, ये कहकर कि भाई इनकी थी हमने वापस कर दी, हमने तो उधार मांगी थी इनसे, इनकी थी इनकी दे दी। ठीक है, प्राप्त करेगा, इन्होंने कहा कि हमने तो पैसे देकर इनसे खरीद ली, ठीक है, और हमें ये चीज मिलनी चाहिए, तो प्राप्त की, ठीक है, या उस पर दावा करेगा। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि है तो मेरी, दे नहीं रहे, ठीक है ना, तो तीनों फॉर्म उसने ले लिए, तीनों फॉर्म, प्रतिग्रहित करेगा, प्राप्त करेगा या दावा करेगा।
अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवंचना करेगा कि तद द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में सुनाया जाना संभाव्य है, ठीक है, समर्पण के रूप में या जुर्माने को चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया है या जिसके बारे में वह जानता है सिविल न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य, लिया जाना निवारित करें। तो बात बिल्कुल सेम पिछली धारा जैसी है, बस फर्क इतना है वहां मालिक ट्रांसफर कर रहा था, कपटपूर्वक हटाएगा या छिपाएगा या अंतरित करेगा, ठीक है ना, ये तीन बातें कही थी। यहां दूसरे से दावा करवा रहा है, दूसरा प्राप्त कर रहा है, प्रतिग्रहित कर रहा है या दावा कर रहा है, यानी दोनों सेक्शन एक ही जैसे हैं, ठीक है। एक में हमने हटाया, कपटपूर्वक छिपाया और तुमने प्राप्त किया, ठीक है। तो हम किसमें दोषी हो गए? 243 में। और तुम किसमें दोषी हो गए? 244 में, ठीक है। तो 243 और 244 ये जो दो पक्षकार होंगे हटाने, छिपाने और अंतरण के, ठीक है, दोनों दंडित हों और दोनों बचे नहीं, इसलिए दोनों को आगे पीछे 243 और 244 के रूप में यहां पर रखा है और दोनों में दंड की मात्रा भी, ठीक है, किसमें? उसमें शायद 3 साल है, इसमें 2 साल है, हाँ, ठीक है, क्योंकि वो लाभ के हिसाब से देखा जा रहा है, हटाने छिपाने में उन्हें ज्यादा लाभ हो रहा है और तुम्हारी दवाई के लिए इतना ही ठीक है कि तुमने खाली प्रतिग्रहित प्राप्त किया, ठीक है, प्रतिग्रहित किया, प्राप्त किया या दावा किया, तो तुम्हें संपत्ति तो मिली नहीं, क्योंकि वो तो मिलेगी भी नहीं, तो संपत्ति तो नहीं मिली, साथ में 2 साल सजा और मिली। उनकी तो संपत्ति वो बचाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना, इसलिए वो ज्यादा दायित्व के अधीन थे, इसलिए वहां 3 साल सजा, इन्हें 2 साल सजा। तो इस रूप में ये दोनों सेक्शन एक साथ रखे गए। शेष बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।